नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 11वां दिन है। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले और सैन्य जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। दोनों देशों में जानमाल का भी भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन बीते दिन इस जंग में एक नया मोड़ तब आ गया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें फोर्डो, नितांज और इस्फहान जैसे शहर भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने इसकी संप्रभुता पर हमला बताया। ईरान का यह कहना है कि हमारी संप्रभुता पर हमला है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार दाग दी, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। ईरान का कहना है कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो वहीं इजराइल ने भी अब ईरान पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए तेहरान समेत कई शहरों में बम बरसाए हैं। इजरायली हमलों में अब तक ईरान में कम से कम 950 लोग मारे जा चुके हैं और 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान की संसद ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिससे पूरी दुनिया का तेल प्रभावित हो सकता है, महंगाई में इजाफा हो सकता है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करता जा रहा है। दुनिया खेमे में बढ़ती जा रही है, 2 खेमों में बढ़ती जा रही है। अमेरिका जहां इजराइल के लिए खुले मैदान में आ चुका है, तो वहीं रूस, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे तमाम देश ईरान की हिमायत कर रहे हैं। अब ऐसे में इस बात की आशंका ज्यादा हो जाती है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की आग कहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में तो नहीं ले लेगी। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस जंग में कहीं बड़े देशों की साख का सवाल ना बन जाए। खाड़ी देश का यह युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध को भड़का ना दे। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अब तेज होती जा रही है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया अमेरिका की ओर से, जिसमें 3 संयंत्रों को निशाना बनाया गया। ये आप अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो बारूदी जंग चल रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इसमें जीत किसी की भी हो, लेकिन दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया का इस समय नुकसान भी हो रहा है। इससे आप नकार नहीं सकते हैं। इसके तहत उसने तेल अवीव और जेरूशलम पर देर रात जबरदस्त मिसाइल अटैक कर दिया। यही नहीं बल्कि इजराइल पर लेबनान और जॉर्डन की ओर से भी हमला किया गया। इसके बाद इजराइल ने दोबारा ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गुरुवार तड़के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर यानी न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया था, जिसमें ईरान को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। ईरान में 78 लोगों की जान चली गई। जबकि दोनों देशों के बीच जंग लगातार हो रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अब विकराल रूप लेती जा रही है। सीधे शब्दों में बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसा नजारा है। ये आप देखिए 10 तस्वीरें, 5 एक तरफ तस्वीरें हैं तो 5 तस्वीरें दूसरी तरफ हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि कितनी भयावह ये जो तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध है वो किस तरीके से विकराल रूप लेता जा रहा है। 13 जून को ईरान इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक दोनों देशों में जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है। और इससे बड़ी बात कि 10वें दिन अमेरिका भी इजराइल की ओर से युद्ध में शामिल हुआ, यानी अब तक जिसकी संभावना नहीं थी उसकी भी संभावना हो गई। अब अमेरिका भी सीधे तौर पर इस पूरी जंग में कूद पड़ा है, इस युद्ध में शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, टारगेट बनाया। इस्फहान प्लांट पर अमेरिका ने बमबारी की। इजराइल का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन अब भी जारी है। तो अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर देखने को मिला, जिसमें 3 परमाणु
प्लांट्स या फिर परमाणु साइट्स पर हमला किया गया, उन्हें खत्म करने का काम किया गया। ईरान ने पलटवार के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। इससे पहले ये जंग लगातार जारी है, लेकिन अब अमेरिका चूंकि इस पर सीधे तौर पर कूद पड़ा है और ईरान इजराइल के बीच बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो युद्ध जो है वो किस तरीके से चरम पर है उसकी बानगी है। उनकी तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल देश को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब यूएनएससी में भी बैठक हुई है। दरअसल यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई। ईरान की मांग पर यूएनएससी में आपात बैठक हुई। यूएनएससी की बैठक में जल्द संघर्ष विराम की मांग की गई है। रूस, चीन, अमेरिका ने इस हमले की निंदा की है और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, ये चीन कह रहा है। शुरुआत में ही, इस जंग की शुरुआत से ही चीन जो है वो खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा है। अब यूएनएससी की बैठक में जब पाकिस्तान, रूस और चीन ने प्रस्ताव रखा कि इसको अब विराम कर देना चाहिए, इस पर अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, तो ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, ये भी चीन ने कहा है। परमाणु जो हथियार है उसकी कड़ी में लगातार सैन्य शक्ति के तौर पर ईरान ना उभरे, ये इजराइल की पूरी कोशिश रही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान का बड़ा कदम, ईरानी संसद में जल संधि बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ईरान की संसद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वैश्विक तेल व्यापार अब बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस तेल व्यापार पर बहुत बड़ा असर होगा, ये बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक बात है। अब रणनीतिक का मार्ग है होर्मुज, दुनिया के 1/3 समुद्री तेल का यहीं से व्यापार होता है। अब आप समझिए, अगर इसी मध्य मार्ग को बंद कर दिया जाएगा तो तेल का जो व्यापार है वो पूरी दुनिया पर असर डालेगा। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी ये कदम उठाया है। अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा विस्फोटक होते गए हैं। इन सबके बीच ईरान ने भी बड़ा ऐलान किया है कि वो अपने अहम यानी कि इस जल डमरू मध्य मार्ग को बंद कर रहा है। तो होर्मुज जल डमरू मध्य का महत्व क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग इसे कहा जाता है और फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से ये मार्ग जोड़ता है, जिसे बंद करने का कदम ईरान की ओर से उठाया गया है। वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन इसे माना जाता है और इसके अलावा आपको बताएं कि उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान इसके मौजूद हैं। ये जो मार्ग है जहां से तेल का व्यापार होता है पूरी दुनिया भर में, जिसका व्यापार जाता है। जल संधि 167 किलोमीटर लंबी है और 33 से 60 किलोमीटर चौड़ी है। वैश्विक कच्चे तेल व्यापार का लगभग 21% परिवहन ईरानी संसद ने सर्वसम्मति से अब जल संधि बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के पास अंतिम निर्णय के लिए इसको भेजा गया है और जहां से मंजूरी मिल जाती है तो तुरंत इस पर अब एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग इसको माना जाता है। होर्मुज जल डमरू मध्य का ये पूरा मार्ग है जो कि तेल व्यापार पूरी दुनिया में इसी से होता है। आप ये समझिए कि जब इसी मार्ग को बंद कर दिया जाएगा तो वैश्विक तौर पर जो तेल व्यापार है वो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा, कितना ज्यादा प्रभावित होगा। ईरान पर अटैक का अमेरिका में विरोध भी अब झेलना पड़ रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क में लोगों ने युद्ध विरोधी प्रदर्शन किए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध विरोधी प्रदर्शन अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अब अंदरूनी तौर पर विरोधाभास जो है वो अमेरिका की सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है, उनके उठाए हुए कदम के खिलाफ नजर आ रहा है। ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिका में हाई अलर्ट जारी किया गया। न्यूयॉर्क समेत यूएस के कई शहर ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल किस तरीके से रविवार को एकाएक अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर यानी 3
न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमला किया। B-2 बस्टर बॉम्बर्स के साथ ही हमला किया गया, जिसके बाद अब अंदरूनी तौर पर ही विरोध के सुर अब अमेरिका में उठने तेज हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया जाए, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूएई, तुर्की, जॉर्डन और इराक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते तनाव की वजह से अलर्ट जारी हुआ है। यूएई, तुर्की और जॉर्डन और इराक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते तनाव की वजह से अलर्ट यानी चेतावनी जारी की गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर ये बड़ी खबर अब तक साझा कर रहे हैं। अमेरिका ने अब सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। यूएई, तुर्की, जॉर्डन और इराक तमाम मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों को लेकर अब ये चेतावनी जारी की गई है बढ़ते तनाव की वजह से। और देखिए, अगर अमेरिका ने ये चेतावनी जारी की है तो आप ये समझिए कि अभी युद्ध जो है वो शांत नहीं होने वाला है। चेतावनी अगर जारी की गई है तो इसमें अब ये भी आशंका है कि ये युद्ध जिसको अब चौतरफा ये कहा जा रहा है, यूएनएसए की बैठक भी हुई, उसमें भी चीन, रूस और पाकिस्तान ये कह रहे हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि इस युद्ध को अब खत्म कर लेना चाहिए। तो देखिए, मौजूदा शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है। ईरान में शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा और मेक ईरान ग्रेट अगेन बनाना है। ये देखिए, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि ट्रंप का हमला यहाँ पर क्या क्या आप इसके पहलू देख सकते हैं। मौजूदा शासन ईरान को फिर से मजबूत करना है और ईरान के परमाणु साइटों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ये ट्रंप के हमले का मकसद रहा। ये मकसद क्या पीछे का, वो आप देखिए। ईरान की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अमेरिकी सेना ने महान कौशल अपना यहां पर दिखाया है। मेक ईरान ग्रेट अगेन बनाना है। ईरान के परमाणु साइटों को बहुत बड़ा नुकसान ट्रंप के हमले के बाद पहुंचा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये ट्रंप के हमले के बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से जब वॉर रूम से कल तस्वीरें भी सामने आई थी, वॉर रूम में ट्रंप भी मौजूद थे और उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी भी पहनी हुई थी। आप देखिए, हथियारों से इतर जब हम बात करते हैं तो कई सारे संदेश भी युद्ध में दिए जाते हैं और उसी संदेश को देते हुए ट्रंप उस वक्त वॉर रूम से भी नजर आए थे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट कई तरह से टेंशन बढ़ा देने वाली है। न केवल तमाम मुस्लिम देश अब इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, बल्कि यूएनएससी में जो हुई आपात बैठक उसमें पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश भी हैं जो प्रस्ताव रख रहे हैं कि अब युद्ध विराम जो है वो हो जाना चाहिए। ईरानी हमले के बाद अब यूएस के पास विकल्प क्या है वो भी आप जान लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। अमेरिकी सैन्य अभियान जारी रख सकता है। ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास है। ईरान पर सीक्रेट और साइबर अटैक का विकल्प है। ईरान के सुप्रीम कमांडर की हत्या कर सकता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा सकता है अमेरिका, यानी पूरी तरीके से तख्ता पलट करवा सकता है अमेरिका। ये एक बड़ा विकल्प अब अमेरिका के पास। तो ईरान के हमले के बाद अब यूएस के पास क्या बचता है विकल्प, क्या ऑप्शंस बचते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब ईरान भी गुस्से में भरा है। ईरान का ये कहना है कि युद्ध तुमने शुरू किया लेकिन उसे खत्म कौन करेगा, उसे खत्म करेंगे हम, उसे खत्म करेंगे ईरान। तो ईरान अब जो है वो पूरी तरीके से अपने बदले की आग में है और ऐसे में अब अगर वो हमला करता है तो इसके बाद यूएस के पास क्या विकल्प बचते हैं, तख्ता पलट करवा सकता है या फिर कहीं और निशाना बना सकता है। इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़े हुए हैं। संजय खन्ना जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं और लगातार अब ये अमेरिका की जो इंगेजमेंट इस युद्ध में सीधे तौर पर देखने को मिली, अब ईरान भी चुप नहीं बैठेगा।
करेगा? ईरान ने तो कह दिया है कि भाई तुमने ये युद्ध शुरू किया, लेकिन इसे खत्म कौन करेगा? हम। इसके कई सारे संकेत हैं। देखिए, जब तक इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, तब तक तो दोनों देशों के मतलब अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से वो टक्कर पे ही बैठे थे। पर आज 11वां दिन है। अब लग रहा है कि इजराइल जो है इस लड़ाई में थोड़ा ऊपर चला गया है और वो ईरान को दबा रहा है। और उसकी वजह ज्यादा ये है कि 2 दिन पहले जब B-2 बॉम्बर के द्वारा अमेरिका ने ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फान, फोर्दो और तीसरा नतांस, ये तीनों पे उन्होंने अटैक किया था। फोर्दो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट थी और उसकी वजह ये थी कि वहां पे ज्यादा जो यूरेनियम है उसकी इन्रिचमेंट चल रही थी। वो 300 फीट, जैसे सब जानते हैं, मीडिया में भी है और बाकी स्टेटमेंट भी सुनी है कि वो 300 फीट जो है जमीन के नीचे वहां तहखाना बना हुआ है। उसके अंदर जो है ये पूरी उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें कार्रवाई चलती थी। इसको भेदना बहुत ही मुश्किल था। इजराइल ने अपने लड़ाकू फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा जो है वहां पे कोशिश की। देखिए, नतांज और इस्फान पे तो उन्होंने काफी अटैक किए, तो थोड़ी सी वहां क्षति हुई भी है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है जब उन्होंने फोर्दो के ऊपर अटैक किया तो ज्यादा क्षति नहीं हुई और उसकी वजह ये थी कि वहां अटैक करने के लिए जो है ज्यादा बड़ा बॉम्ब उसकी जरूरत थी और वो बॉम्ब जो है जिसको बंकर बस्टिंग बॉम्ब कहते हैं, वो सिर्फ अमेरिका के पास है पूरे दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। तो अमेरिका की जरूरत पड़ी इस लड़ाई में घुसने के लिए, क्योंकि वो फोर्दो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट है वहां पे उन्हीं के बॉम्ब अंदर जा सकते थे। उन्होंने B-2 बॉम्बर जो उनके बॉम्ब वर्षक जहाज हैं उससे उन्होंने वहां पे ये अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है उन्होंने वो टैंडम में अटैक किया। उनके 6 जो हैं ये B-2 बॉम्बर्स वहां पे इस्तेमाल हो रहे थे। ईरान का बड़ा कदम क्या होगा? ईरान अब क्या कर सकता है? क्योंकि ईरान तो अब चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ये कह रहा है, खामेनी ये कह रहे हैं कि भाई युद्ध तुमने शुरू किया भले ही, लेकिन इसे खत्म तो हम करेंगे, यानी कि अंजाम हमारी तरफ से होगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये हम सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि अमेरिकी ताकत, जो सैन्य ताकत है, उसके खिलाफ जो है ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा अगर वो फुल फ्लेजेड अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई होगी। तो ईरान जो है 2 चीजें उसको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से उसके लिए दिक्कत है। एक है जो मिलिट्री एक्शन है, दूसरा है जो इकोनॉमिक एक्शन है। मिलिट्री एक्शन में ईरान को बहुत सोच समझ के जो है अमेरिका के बेसिस के ऊपर अगर मिसाइल्स छोड़नी है तो उसको बहुत इनडेप्थ स्टडी करके कि किस जगह जो है मैं अटैक करूंगा तो उसका मुझे फायदा है कि वहां पे ज्यादा नुकसान होगा और अमेरिकन बेस से जो भी वहां हमारे ऊपर अटैक आ सकता था वो ना आए, पहली चीज। दूसरा, जो इकोनॉमिक स्तर पे मैं बोल रहा हूं, अब उनकी पार्लियामेंट ने पास तो कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर देंगे, पर बंद करने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? खुद ईरान का होगा, क्योंकि ईरान का पूरा एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, चाइना में जाता है, रशिया में जाता है, हमारे पास भी आता है। तो इकोनॉमिक तौर पे जो है ईरान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर उसने ये किया। तीसरा, अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो अमेरिकन शिप्स, जो वॉरशिप्स उस इलाके में है, वो ये होने नहीं देंगे। यानी कुछ बड़े कदम तो ईरान उठा सकता है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो तेल व्यापार का एक मार्ग है, जल्द अमरू मध्य मार्ग, उसको बंद करने पर ईरान जो है वो एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है ईरान की ओर से। अभी बस मंजूरी का इंतजार है, खामेनी के पास पहुंचा हुआ है। जैसे ही वो हामी भरते हैं वैसे ही उस पर एग्जीक्यूट शुरू कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूशन। क्या समझते हैं, इससे कितना बड़ा प्रभाव तेल व्यापार पर दुनिया भर में पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा
25 से 30% जो दुनिया का ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है मिडल ईस्ट की कंट्रीज, जिसमें कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतार है, यूएई है और खुद ईरान है। इन सब का जो है जो जो ये एक्सपोर्ट करते थे वो सब बंद हो जाएगा और उससे पूरे विश्व में जो है तेल की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है तेल का दाम बढ़ जाएगा। अभी तकरीबन $80 प्रति बैरल जो है तेल का रेट चल रहा है, पर अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया तो ये रेट आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 105-110 डॉलर प्रति बैरल हो जाएगा, जिसका नुकसान जो है पूरे विश्व को उठाना पड़ेगा। आर्थिक के तौर पर तो एक बड़ी चोट के मूड में ईरान नजर आ रहा है। जी फिर से दोहराइए। आर्थिक के तौर पर एक बड़ी चोट देने के मूड में फिलहाल ईरान नजर आ रहा है, जिसमें वो सक्षम भी मानता है खुद को। देखिए, ये अगर ईरान करेगा तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। एज इट इज लड़ाई जब इजराइल के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी ईरान की अर्थव्यवस्था उतनी कोई अच्छी नहीं थी कि ये बोले कि बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था थी, नहीं ऐसा नहीं था। पर अब एक तो जब इजराइल के साथ उन्होंने जंग छेड़, देखिए जब भी आप कहीं पे भी लड़ाई होती है, किसी भी देश में जंग होता है, तो वो देश इकोनॉमिकली 5, 10, 20 साल पीछे चला जाता था। और इस लड़ाई में जो है इजराइल वो भी पीछे गया है इकोनॉमिकली, और ईरान तो बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लड़ाई शुरू होने से पहले भी वो इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं था, और अब ये लड़ाई करने के बाद जो है उसकी और इकोनॉमिक जो स्थिति है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी पड़ेगा और हालत खराब होगी। और अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल बंद कर दिया, फिर तो आप सोच सकते हैं कि ईरान जो है बिल्कुल ही तबाही के कगार पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो है उनको बर्बाद किया गया है, मतलब हर तरीके से। हालांकि ईरान इससे परहेज कर रहा है, ईरान इससे नकार रहा है, ईरान इसे खारिज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने तो अपने पूरा यूरेनियम मटेरियल जो था वो पहले ही वहां से हटा लिया था, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो टारगेट था वो तो हुआ ही नहीं पूरा, वो ये कह रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इसराइल को कि हमने संयुक्त तौर पर अपने टारगेट्स को हासिल किया। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। बयानबाजी दोनों देशों से आएगी या तीनों देशों से, क्योंकि इजराइल भी इसमें शामिल है, अमेरिका भी है। ईरान कभी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसका बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये जब GBU-57 जो है बॉम्ब उसके न्यूक्लियर साइट पे गिराए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इसको सक्सेस मान रहा है। ये अभी वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ईरान ने ऑलरेडी जो न्यूक्लियर उसका इनरिच न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर यूरेनियम, उसको वो वहां से हटा लिया उन्होंने या नहीं हटाया। मेरा मानना ये है कि ईरान जो है कोशिश जरूर की होगी, पर मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये यूरेनियम को जो है सैटेलाइट के द्वारा, बाकी टेक्निकल इक्विपमेंट के द्वारा जो है अमेरिका मॉनिटर कर रहा होगा, और साथ ही साथ जो है इजराइल भी मॉनिटर कर रहा होगा। दूसरा, मोसाद आपको पता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा सक्रिय। तभी जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई थी उसमें शुरू में जो है ईरान की बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, और वो भी पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ। तो मोसाद भी इसी चक्कर में लगा होगा पता करने के लिए कि ईरान जो है कहीं अपना इनरिच यूरेनियम जो है इन न्यूक्लियर साइट से कहीं निकाल के और तो नहीं ले जा रहा है। अच्छा, ये जो यूएनएससी में बैठक हुई है, ये आपात बैठक या इमरजेंसी बैठक जो है, वो इसमें चीन और पाकिस्तान और रूस जैसे देश ये कह रहे हैं कि अब बस खत्म हो जाना चाहिए, अब तो सीज फायर हो जाना चाहिए, अब तो युद्ध को विराम के मोड़ पर ले आना चाहिए, यानी कि फुल स्टॉप की वो बात कह रहे हैं। चीन तो सीधे तौर पर शुरुआती तौर से ही वो ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन लेकिन इसकी वजह क्या है कि एकाएक चीन ये कह रहा है कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए या फिर इस युद्ध को रुक जाना चाहिए? वो तो पहले समर्थन पे ही था। देखिए, ये सब देशों का स्टेटमेंटशिप होती है। कोई भी देश होगा, कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, या तो पक्ष में स्टेटमेंट देगा या विपक्ष में देगा। अगर विपक्ष में, मैं बोलता हूं कि पूरा विश्व भी आके स्टेटमेंट जो है अमेरिका के खिलाफ दे या इजराइल के खिलाफ दे,
ये दोनों देश जो है उन स्टेटमेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है उनके लिए। जो उन्होंने करना है वो करना है। इसमें चाइना, जैसे आप बता रही हैं कि पहले सपोर्ट कर रहा था और अब जो है वो चाहता है कि ये जो है लड़ाई खत्म हो। वो सपोर्ट ईरान को कर रहा था इस लड़ाई में, और अब वो 90% जो ऑयल आता है और नेचुरल गैस आती है वो चाइना की स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आती है और ईरान से आती है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना जो है वो चाहेगा कि ये जो है युद्ध समाप्त हो और जितना जल्दी हो वो अच्छा है। दूसरा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है असर पड़ रहा है। ये स्पेशली ये जो ऑयल प्राइसेस की वजह से या उसकी कमी की वजह से पूरे विश्व के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। तो वो भी सभी देश सोचते हैं और देखते हैं। बाकी पाकिस्तान का क्या है, वो कुछ दिन पहले जो है मुल्ला मुनीर वहां जाके, जो उनके फील्ड मार्शल है वहां पे, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के साथ मिलते हैं, उनसे मतलब कि जी हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए वो कर रहे हैं। तो अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी ये बोल रहे हैं कि अब क्या लंच इसीलिए किया था, लंच ब्रेक जो था वो इसीलिए किया गया था कि क्या आप इस शांति पुरस्कार जो है उसका प्रस्ताव रखेंगे। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ संजय खन्ना जी, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे भी हम इस पर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार चर्चा इस मुद्दे को लेकर कि मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध के चल रहा है उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी है, ईरान इजराइल जंग का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। क्रूड ऑयल कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की जा रही है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आ चुका है और उछाल की शुरुआत भी हो चुकी है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है और इसी की आशंका थी कि ईरान इजराइल जंग का असर जो है वो वैश्विक मंच पर भी दुनिया भर के देशों में पड़ना शुरू हो गया है। अब ईरान इजराइल जंग का असर जो है वो दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ रहा है और इकोनॉमिकली तरीके से वो जो असर है वो पड़ रहा है। आर्थिक के तौर पर अब जंग की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है। निश्चित तौर पर आर्थिक के तौर पर एक बड़ा नुकसान इन दोनों देशों के अलावा बाकी दुनिया भर के देशों को भी अब झेलना पड़ रहा है। तो एटम पावर को लेकर दरअसल दुनिया जो है वो दो खेमों में बटी हुई है, लेकिन ये एटम वॉर में कौन किसके साथ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ईरान के साथ कौन कौन है वो आप जानिए सबसे पहले। दरअसल अब ईरान के साथ और इजराइल के साथ जो तमाम दुनिया है वो दो खेमों में बटी हुई है। कौन किसके साथ है वो हम आपको बता देते हैं। ईरान के साथ आप देखिए कि कौन कौन है। रूस, जिसके पास 6375 परमाणु बम है। चीन, जिसके पास 600 परमाणु बम है। उत्तर कोरिया, जिसके पास 70 परमाणु बम है। इजराइल के साथ कौन कौन है? अमेरिका, जिसके पास परमाणु बम की संख्या 5177 है। तो इजराइल के साथ जो है वो अमेरिका सीधे तौर पर, लेकिन ईरान के साथ चीन, उत्तर कोरिया और रूस, ये तीन देश जो हैं वो खुले तौर पर एक डायरेक्ट तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। 5177 परमाणु बम की संख्या अमेरिका के पास है। तो देखिए एटम वॉर को लेकर कौन किसके साथ है वो हम आपको बता रहे हैं। परमाणु बम की बात करें तो अमेरिका के पास, जो कि इजराइल का समर्थन कर रहा है शुरुआती तौर से ही, उसके पास 5177 परमाणु बम की संख्या है। एटमी वॉर को लेकर जो दुनिया जो है वो दो खेमों में बटी हुई है। इजराइल के साथ अमेरिका है तो चीन, रूस और उत्तर कोरिया ईरान का साथ दे रहे हैं। तो देखिए ईरान और इजराइल की सीमाएं आपस में लगती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दोनों जानी दुश्मन हैं। एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं और इसमें दो तरह के हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल भी हो रहा है। पहला फाइटर जेट और दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल की ताकत कितनी है वो आप जानिए। दरअसल अमेरिकी F-35 फाइटर जेट है, वहीं ईरान को अपने मिसाइल पर गुमान है, अहम है। और यही वजह है कि ईरान जंग की शुरुआत से अब तक
इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल की बौछार कर चुका है, अटैक्स कर चुका है। तो ईरान का जो मिसाइल की ताकत है, जो दबदबा है, वो ज्यादा अहम हो जाता है। तो देखिए ईरान के जो मिसाइल की ताकत है वो आपको बता देते हैं। खैबर किशन ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, मारक क्षमता इसकी 1500 किलोमीटर तक है, 20 मीटर की सटीकता के लक्ष्य को भेद सकती है। कई तरह के लॉन्चर का इस्तेमाल होता है, फतेह लॉन्चर। अब मारक क्षमता इस फतेह लॉन्चर की है जिसकी क्षमता 1400 किलोमीटर तक है, 12 मीटर लंबी, 350 से 450 किलोग्राम वजनी है, जिसका वेट है 200 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। सेजिल जिसका इस्तेमाल हो रहा है, खामेनेई की पसंदीदा मिसाइल में शुमार है ये सेजिल मिसाइल, और मारक क्षमता इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल को तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। और खोरमशहर ये भी एक हथियार जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने का मादा रखता है, इतनी ताकत रखता है। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है, 1500 किलोग्राम इसका विस्फोटक ले जाने की सक्षम है। इसमें जो क्षमता है वो इतनी है। और इमाद जिसका इस्तेमाल हो रहा है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, MARV तकनीक से लैस है, टारगेट के 500 मीटर अंदर तक सटीक हमला किया जा सकता है इसके बलबूते पर। तो ईरान जो है वो मिसाइल ताकत कितनी ज्यादा रखता है वो आप समझिए। तो मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संजय जी लगातार बने भी हुए हैं। संजय जी आपका रुख कर लेती हूँ। और देखिए ईरान अगर हम बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें या तमाम ऐसे हथियारों की बात करें तो वो कम नहीं है, इजराइल पर भारी पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो चीन, उत्तर कोरिया और रूस जो है वो सीधे तौर पर ईरान के साथ है। एटमी हमने ताकत भी बताई कि इसके पास कितने एटम बॉम्ब्स हैं, कितने परमाणु बम हैं। ऐसे में लगता नहीं है अभी कि कहीं से कहीं तक भी ईरान जो है वो अभी थमेगा या हार मानेगा। अगर हम देखिए सैन्य ताकत के तौर पर भी इसको समझाइएगा। ईरानियंस जो है वो बेसिकली पर्शियन डिसिडेंट्स हैं, और पर्शियन जो है उनका खून काफी गर्म रहता है और वो अपने आप को जो है बहुत ताकतवर समझते हैं। ये मतलब उनकी मेंटालिटी में शामिल है। तो इसी वजह से ईरान जो है वो इतनी क्षति सहकर भी है, वो खड़ा है और अभी भी बोलता है कि मैं अमेरिका को भी जो है बर्बाद करने की क्षमता रखता हूं। मतलब इस टाइप की भी स्टेटमेंट वहां से आ रही है। तो ईरान जो है दृढ़ निष्ठा के साथ तो खड़ा है, पर कब तक? देखिए उसकी भी मिसाइल्स इस्तेमाल हुई हैं इस लड़ाई में, और उनके पास भी जो जखीरा है, माना जाता है कि 3000 मिसाइल जो है उनके पास जखीरा है। उसके साथ हो सकता है उन्होंने अलग से भी कुछ प्रोडक्शन करके रखी हो जिसके बारे में विश्व को नहीं पता है। तो इस बलबूते पे जो है ईरान लड़ाई लड़ना चाहता है। इसमें कोई जमीनी लड़ाई नहीं होगी, ना इजराइल में होगी ना ईरान में होगी। आपको पता है कि 1500 से 1700 किलोमीटर का दोनों देशों में फासला है, तो जमीनी लड़ाई नहीं होगी। जितनी लड़ाई होगी मिसाइल और ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू होगी। अब इसमें जो इजरायली एयरफोर्स है वो बहुत ही सक्षम है। उनके पास अव्वल दर्जे के एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने अमेरिका से लिए हुए हैं, और इसी लिए लड़ाई के शुरू में ही उन्होंने पूरी ईरान की एयर स्पेस के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था अपने फाइटर जेट्स के द्वारा। आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि इजराइल का कोई भी फाइटर जेट जो है वो उसने उड़ान भरी है और इजराइल में कुछ बर्बादी की है। तो एयर स्पेस जो है वो बिल्कुल ही सैनिटाइज्ड है। वहां पे ईरान जो है उनका कोई भी लड़ाकू विमान जो है उड़ने की क्षमता में नहीं है। दूसरा, आप परमाणु बमों की बात कर रही थी। अब परमाणु बम जो है आपको पता है मतलब कितना तहस नहस कर सकता है पूरे विश्व में। वो हमने बहुत साल पहले हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराए थे तो हम वो मंजर देख चुके हैं जिसका असर आज तक चल रहा है। तो मैं बोलता हूं किसी एक देश के पास अगर एक भी न्यूक्लियर मिसाइल है, वो भी मतलब बहुत ही सोच समझ के उसका इस्तेमाल करेगा,
वो ये बर्बादी कोई नहीं चाहता है, चाहे अमेरिका के पास हजारों हो, चाहे रशिया के पास हो, चाइना के पास हो, नॉर्थ कोरिया के पास हो, पर इसका इस्तेमाल जो है मेरा मानना यह है कि कभी नहीं होगा। अगर वो होगा तो तब होगा जब एक देश जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है। मतलब उसके बाद वो एक उसको जो है कोने में धकेल दिया गया है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है कि अब जो है मैं मर तो रहा ही हूं, तो मैं दूसरे को भी मार के ही मरूंगा, तब वो न्यूक्लियर मिसाइल ईरान की। लेकिन आप ये कह रहे हैं सर कि ईरान जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, और जो सैन्य शक्ति है वो कहने के लिए अलग होती है और वास्तव में कितनी है वो सबको अपने अंदर का पता होता है। ईरान जो है वो थमने का नाम, लेकिन अब कब तक ये लड़ाई में टिक पाएगा ईरान, वो काफी महत्वपूर्ण है। रूस का साथ आ जाना, या फिर हम कहें चीन का साथ आ जाना, या फिर सीधे तौर पर उत्तर कोरिया का ईरान के साथ आ जाना। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ है, तो दूसरी तरफ 3 देश जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी संख्या में परमाणु बम है, और ये जो परमाणु हथियार है ये काफी मायने रखते हैं एक जंग में किसी को बहुत देर तक टिकाने के लिए। क्या अब भी नहीं ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो मजबूत है? अगर हम मिसाइलों की बात करें, सेजिल मिसाइल है, फत्ता मिसाइल है, ऐसी तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर वो माता भी रखता है, वो अपनी हिम्मत भी रखता है, दम भी रखता है कि वो कई फीट तक जाकर एक सटीक हमले भी कर सकता है या फिर निशाना बना सकता है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान भी उतनी ही सैन्य शक्ति में उतना प्रबल है, उतना दमदार है जितना कि हम इजराइल को समझ रहे हैं? या फिर ये भूल है ये समझना कि ईरान घुटने टेक सकता है या उसके पास अभी कुछ नहीं है? अगर ईरान ये धमका रहा है, ईरान अगर ये कह रहा है कि तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, तो यानी कि उसे पता है कि उसके साथ कौन है, उसे पता है कि उसके साथ सैन्य शक्ति कितनी है, या वो कितना प्रबल है, कितना मजबूत है, कितना सक्षम है। देखिए, ईरान के साथ जो हम सब समझते हैं कि रूस भी है, चाइना भी है और नॉर्थ कोरिया भी है, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं वो एंटी अमेरिकन हैं, तो इस वजह से वो ईरान के साथ जो है खड़े हैं। बयानबाजी ये सभी देश कर रहे हैं कि हम ईरान का सपोर्ट करते हैं, पर अभी तक जंग में इन तीनों देशों में से, चारों देशों में से कोई भी आगे आया है खड़ा होने के लिए कि हम इस जंग में जो है आपका साथ दे रहे हैं और हम हिस्सा लेंगे? वो कोई नहीं कह रहा है और ना कहेंगे। बल्कि इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने तो फिर भी एकाएक अटैक कर दिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। पर ये इन तीनों चारों देशों ने कहीं पे भी ये स्टेटमेंट नहीं दिए कि इस जंग में हम आपके साथ खड़े हैं और जब आपको जरूरत पड़े हम आपकी मदद करेंगे। तो ये बहुत महत्व चीज है। अगर कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट या एम्युनिशन थोड़े तौर पे जो है ये रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है ये ईरान को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर उसकी खेप जो है काफी बड़ी होगी, क्योंकि अगर इजराइल ने आगे लड़ाई जारी रखनी है तो उसको जो है काफी खेप चाहिए ये वेपन्स की, तो वो इतनी छोटे टाइम फ्रेम में जो है नहीं डिलीवर हो पाएगी। चाहे उसमें रूस हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है अब ये देखना है कि ईरान के पास लड़ाई लड़ने के लिए जो है कितनी क्षमता बाकी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे जाके जो है वो क्षमता समाप्त होगी। अच्छा, लेकिन अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि जो एक इस तरह से अगर हमले नहीं रोके गए हैं तो परिणाम और ज्यादा भयावह और ज्यादा चिंताजनक दुनिया भर के लिए हो सकते हैं। अगर ईरान किसी प्रकार से हमला करता भी है तो क्या अमेरिका के पास, अगर, क्योंकि वो उसमें तो गुस्सा है अभी, वो तो ये समझ रहा है कि अभी फिलहाल तो हम डटने वाले हैं, अभी तो हम फिलहाल यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं, यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हम भी उतना ही पूरा मादा रखते हैं, हम भी उतनी ताकत रखते हैं कि हम दुश्मन के हर एक का जवाब दे सके, उसके हर एक अटैक को हम नाकाम कर सके। लेकिन इससे इतर जो सच्चाई है वो दुनिया जानती है कि ईरान कितना मजबूत है या इजराइल कितना मजबूत है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है आने वाले समय में जिसकी आशंका भी है कि अगर ईरान किसी प्रकार से जोरदार हमले भी करता है तो क्या अमेरिका के पास विकल्प है? जी, अमेरिका के पास तो विकल्प ही विकल्प है। हाँ।
जो उनके जिस तरह के उनके पास हवाई जहाज हैं, उनकी नेवल फ्लीट है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब उनके पास वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसीलिए जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था तब मैंने कहा था कि ईरान जो है अगर उसने कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक अमेरिका पे करनी है तो बहुत ही सोच समझ के करेगा, वो ऐसे नहीं कर लेगा। हाँ, वो हो सकता है कि ये जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हूती से जो है वो रेड सी में या अरेबियन सागर में जो है वहां पे वो हूती के द्वारा जो है जो अमेरिका की जहाज है, हाँ, अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकते हैं, निशाना तो उनके ऊपर वो हमला करवा सकता है और बाद में ये बोलेगा कि जी ये उन्होंने अपने आप किया, मैं इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टली कोशिश यही करेगा कि इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं फंसे। इजराइल के साथ वो उन्होंने खुले तौर पर अब ईरान का समर्थन किया और अमेरिका की निंदा की है, इस हमले की निंदा की है, इस कार्रवाई की निंदा की है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो लाल सागर में जो तैनात वहां पर अमेरिकी जहाज है उन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना और करना क्यों इतना हमें अंतर नजर आता है? अगर आप किस चीज का इंतजार और ज्यादा हो रहा है, क्या और ज्यादा हमले हों? क्योंकि हमने देखा कि न्यूक्लियर प्लांट्स को या न्यूक्लियर साइट्स पर या यूरेनियम जहां पर एनरिचमेंट पूरी साइट है उस पर हमला किया गया, और हुती विद्रोही ये कह रहे हैं कि अगर हमला और ज्यादा किया गया तो फिर हम लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाएंगे, उनको कर सकते हैं। यानी कि वो भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। जी पहले भी हूती ने ये कार्रवाई की है, पर बहुत छोटे स्तर पे की है। जिसको जो है उनकी जो भी उन्होंने रॉकेट फायर किए थे वो अमेरिका ने जो है बर्बाद किए थे। तो अमेरिका में पूरी क्षमता है कि हूती का कहीं से भी वो अटैक करें अगर इनकी वॉरशिप्स के ऊपर, तो ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस वजह से अमेरिका को उस चीज की चिंता नहीं है। पर हाँ, अगर हूती ने किया तो अमेरिका जो है हूती के ऊपर जो है वो फुल फ्लेजेड फिर अपना जो उसने अटैक करना है वो करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसको एक मौका मिले कि इस संगठन को भी खत्म किया जाए। देखिए, हिजबुल्ला और हमास को जो है इजराइल ने बिल्कुल ही मतलब इस स्तर पे ले आए कि वो अब उजागर होने में, और जिस तरह से वो पहले थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस क्षमता को पाने के लिए उनको अब सालों साल लग जाएंगे। तो ये स्थिति जो है बहुत ही संगीन है। अभी आगे आने वाला समय जो है वो डिसाइड करेगा ईरान के रवैये पे कि क्या वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार है, या वो ये सोचता है कि हम मरेंगे तो हम आपको भी मार के मरेंगे। अच्छा, लेकिन जब हम वॉर रूम की तस्वीरों की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, और मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, विश्लेषण रखें, क्योंकि जब हम हथियारों की जंग की बात करते हैं कि जंग में हथियारों का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन उससे कई ज्यादा जब हम वैश्विक मंच पर या मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग की बात कर रहे हैं तो इसमें कई तरह के संदेश देने का प्रयास या सांकेतिक तौर पर भी उनको हम समझ सकते हैं। वॉर रूम की तस्वीरें कल सर सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो एक टोपी लगाए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने टोपी में, उनकी टोपी पर यह लिखा हुआ था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वो पूरी तरीके से एक संदेश वैश्विक मंच पर देना चाहते हैं कि वो देख सब रहे हैं और अमेरिका जो है वो इतनी अपनी ताकत रखता है कि कोई उसकी तरफ अगर टेढ़ी नजर रखता है तो वो बख्शेगा किसी को नहीं। इसके अलावा क्या और संकेत आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अमेरिका एक महान देश है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसका अस्तित्व जो वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल लेवल पे है वो काफी कम हुआ है। जिस तरह से उसकी हरकतें रही हैं उसकी वजह से स्पेशली ट्रंप साहब के पहले टेन्योर में भी और अब जब से आए हैं तब से जो है विश्व अमेरिका को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि ट्रंप साहब जो है अपनी बातों पे ही पलट जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने ऑफिस लेते ही जो है ये ट्रेड वॉर शुरू कर दी। उसमें कभी बोलते हैं कि हम 150% टैरिफ लगाएंगे, कभी बोलते 100% लगाएंगे, और फिर कुछ दिनों बाद जो स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं ये अब हम रोल बैक कर रहे हैं, हम इतना नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान और भारत के सीज फायर पर भी उन्होंने पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास किया था, और बीच में उन्होंने एकाएक ट्वीट भी किया था
उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरा कोई एंगेजमेंट नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रम्प साहब के की वजह से जो है अमेरिका की रेपुटेशन इतनी खराब हो रही है विश्व में कि जिसका कोई मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि इतना बुरा उनका रेपुटेशन हो रही है। जब लड़ाई शुरू हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर जो है, जब कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो जब जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियरली बोला था कि मैं इंडिया का सपोर्ट करता हूं। लड़ाई के दौरान जो है उन्होंने पलटी खा ली, और लड़ाई के बाद तो आपको पता ही है कि वो अपने आप ही एक्स पे जो है उनकी ट्वीट आती है कि मैंने जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है संधि करा दी है, और इसका जो है हमने दोनों देशों को बताया कि हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इस वजह से जो है दोनों देश मान गए। ये बिल्कुल ही गलत और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। हालांकि वो अलग अलग मंचों पर अब इस पर जस्टिफिकेशन भी देते हैं। अमेरिका में इस हमले के बाद ये जो कार्रवाई की गई ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला करने की, इसके विरोध के सुर खुद अंदरूनी तौर पर अमेरिका के लोगों के बीच में भी नजर आ रहे हैं। अब इस एक्शन के विरोध में जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या ये प्रदर्शन अभी थमेगा, या फिर किसी प्रकार से वो अपने लोगों को समझा पाएंगे, या फिर ये जो प्रदर्शन है वो उनके खिलाफ और ज्यादा तेज होता जाएगा अमेरिका में? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू होने से पहले भी जो है अमेरिका बटा हुआ था, उसमें तकरीबन 50% आप मान के चलिए, जबकि उससे थोड़ा ज्यादा ही थे, वो ये मानते थे कि अमेरिका को इस लड़ाई में जो है नहीं घुसना चाहिए, और आधे लोग ये बोलते थे कि अमेरिका को घुसना चाहिए। जो वहां पे जो उनकी सेनेट है, उसकी अप्रूवल के बगैर जो है ट्रम्प साहब ने जो है इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जिसका वहां पे जो उनके वहां के पॉलिटिशियंस हैं उसमें बहुत बड़ा रोष है। और यहां तक बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो है ट्रम्प साहब को इम्पीच करना चाहिए, और उनको जो है इस प्रेसिडेंटशिप से जो है हटा देना चाहिए। तो वहां पे लोग खुश नहीं है, आधे लोग खुश हैं, पर ये जो ईरान के समर्थन में वहां पे लोग आ रहे हैं, वो जनरली मुस्लिम समुदाय के हैं। ये एक चीज हमें समझना पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय के हैं, और उसमें से कुछ जायज अमेरिकन भी हैं जो ये एक्चुअली जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है कि उनको बॉडी बैग नहीं चाहिए। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि उनके मिलिट्री के जो भी लोग हैं वो जंग में जाएं, और वो वहां पे जो है मारे जाए, और उनकी बॉडीज जो है एक बैग में लपेट के वापस अमेरिका आए। इस चीज के लिए वहां की जो जनता है वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका जो है इस जंग में शामिल हो। पर ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब हैं, उनको कौन समझाएगा। पहले वो ईरान को 60 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद वो इजराइल को बोलते हैं कि 61st डे के जी आप ईरान पे जो है हमला बोल दीजिए। अब उसके बाद 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया, और 15 दिन क्या, उसके 2 दिन बाद जो है 3 दिन के बाद उन्होंने ये अपने B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल कर लिए। तो मतलब सिर्फ हंसने के सिवा ट्रंप के ऊपर पूरा विश्व और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, ईरान जो लगातार मिसाइल फैक्ट्री पर माफ़ कीजिएगा, ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं या इंजन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उन पर लगातार हमला कर रहा है। ईरान ने सबक नहीं सीखा। ईरान ने अब ये पहली मर्तबा नहीं है जब उसके पास ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हों, जब ऐसे जंग के हालात उसके सामने खड़े हों। इससे पहले भी जब ऐसी जंग हुई है, या जब परमाणु हथियार की कड़ी में ये अगर अटैक्स हुए हैं, तो तब घुटने ईरान को ही टेकने पड़े हैं। लेकिन अपने इतिहास से भी सबक सीखने के लिए ईरान तैयार नहीं। देखिए, ईरान की जो अपनी सोच है, वो पूरे विश्व को ये जताना चाहते हैं कि हम जो भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो बाकी चीजों में ईंधन इस्तेमाल होता है, वो ये इनरिच यूरेनियम जो है हम पीसफुल पर्पसेस के लिए अपने देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है इनरिचमेंट जो है इतना हद तक ले जाना चाहते हैं कि वो उसको न्यूक्लियर वॉरहेड में तब्दील कर दें। ये 1979 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई है और उस टाइम जो आए थे जो उस टाइम मुस्लिम शासक आए थे इजराइल के लीडर, हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन जो है ईरान में ले आए थे और वो कट्टरपंथी सोच के थे और अल खमेनी भी उसी श्रृंखला में आगे हैं। वो भी जो है एब्सोल्युटली कट्टरपंथी है और यहूदियों को तो वो बिल्कुल ही बर्बाद करके इस दुनिया के मैप से हटा देना चाहते हैं। बाकी के मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनका क्या योगदान होना चाहिए, उनका क्या रोल होना चाहिए, उनका क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या आप मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आएंगी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी नज़र आपने बहुत बेहतर तरीके से इस पर नज़र बनाई है और बहुत बेहतर तरीके से आपने इसका विश्लेषण भी किया है संजय जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी और तमाम पहलू हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो लगातार तबाही का मंजर जो है वो मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं या फिर जो अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब उनका क्या स्टैंड होता है? क्या वो इस जंग में एक साथ सामने आकर एक स्पष्ट तौर पर संदेश देने का प्रयास करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।